आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नोटबंदी को लेकर 22 दिन गुजर चुके हैं और अब एक नया महीना शुरू होने जा रहा है, यानी कल से 1 दिसंबर से लोगों को तनख्वाह मिलनी शुरू होगी। और वो तमाम लोग जो अपनी तनख्वाह पर निर्भर हैं, जिनका घर उनकी तनख्वाह से चलता है, जो अपने घर के हर छोटे मोटे खर्चे अपनी तनख्वाह से निकालते हैं, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच आमतौर पर पैसे निकालते हैं बैंक से। लेकिन आप क्या करेंगे? अब एटीएम मशीन में पैसे नहीं है। बैंकों के पास तैयारियां क्या हैं? बैंक क्या वाकई में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख लोगों को पैसा मुहैया करा पाएगी? क्या वाकई में हमारे बैंकों में आज इतने करेंसी नोट्स हैं जिनके आधार पर सुव्यवस्थित तरीके से जिंदगी गुजर सके? इसमें कोई शक नहीं है कि नोटबंदी को लेकर लोगों ने बहुत धैर्य से काम लिया है, लेकिन क्या यह धैर्य अब बना रहेगा? यह यक्ष प्रश्न अगले 7 दिन में सरकार के सामने उसका जवाब होगा। नोटबंदी के 22 दिन बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सैलरी डे की मुश्किल से कैसे निपटेगी सरकार? 8 नवंबर के बाद से ही देश नोटबंदी की मार झेल रहा है, लेकिन यह मुसीबत 1 दिसंबर को कहीं ज्यादा विकराल न हो जाए, इस बात की चिंता सरकार के सुरमाओं को भी सताने लगी है। नोटबंदी के बाद ये पहला मौका है जब 1 तारीख को करोड़ों लोगों की सैलरी मिलेगी, क्योंकि 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। तब तक लोगों की सैलरी अकाउंट में आ चुकी थी और लोग जरूरत का पैसा निकाल चुके थे। लेकिन सरकार के सामने संकट सिर्फ इतना ही नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर में संगठित क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोग काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख है। सिर्फ केंद्र सरकार के ही 50 लाख कर्मचारी और 58 लाख पेंशनर हैं। ऐसे में सैलरी डे पर फिर से लोगों के सामने जरूरत के पैसे निकालने की टेंशन होगी और अभी तक ज्यादातर एटीएम में पैसे कुछ ही घंटों में खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बैंकों और एटीएम के सामने फिर से लंबी कतारों का दौर शुरू हो सकता है। सरकार भी सैलरी डे यानी 1 तारीख के संकट से निपटने की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रही थी। सरकार का दावा है कि वो नई करेंसी के साथ लोगों को सैलरी देने में सक्षम है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में 100 रुपए के नोट हैं। इतना ही नहीं, बैंकों को कुछ और काउंटर खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोग सारी कैश की अरेंजमेंट कर लिए इसके लिए, और हर एक ब्रांच में हम ज़्यादा काउंटर खोलेंगे और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्पेशल काउंटर खोल रहे हैं ताकि उन लोगों को तकलीफ ना हो। कल तो ज़्यादातर वही लोग होंगे, उसलिए स्पेशल काउंटर भी खोल रहे हैं। सरकार ने संकट से निपटने के लिए कई और बड़े कदम उठाए हैं। देश भर के करीब 1,80,000 एटीएम को रिकैलिब्रेट किया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि 90% एटीएम से नए नोट निकलने भी शुरू हो गए हैं। नोटों की सप्लाई का काम तेज कर दिया गया है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए 500 रुपए के नए नोटों की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिन शहरों में नौकरी पेशा लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां ज्यादा नकदी भेजी जा रही है। जिन बैंकों में सैलरी और पेंशन के खाते ज्यादा हैं, वहां रोज के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा नकदी पहुंचाई गई है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक एयरफोर्स की मदद भी ले रहा है। वायुसेना की मदद से नई करेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैशलेस ट्रांजैक्शन की कोई सीमा तय नहीं की गई है। जाहिर है दिसंबर की 1 तारीख को सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सैलरी का संकट तो है ही, लोगों के पैसे निकालने पर भी कई तरह की बंदिशें हैं। नोटबंदी पर सरकार का असल इम्तिहान कल से शुरू होगा। सैलरी डे के मौके पर सरकार भले ही दावा कर रही है कि बेहतर इंतजाम किए गए हैं, अगर इंतजाम सफल हुए तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अगर असफल हुए तो परेशानियों का लंबा तांता सड़क पर फिर से कल से दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बतौर हिंदुस्तानी लाइन में खड़े रहने की हमारी आदत है कई पीढ़ियों से, हर चीज के लिए लाइन। पहले आप किराने की दुकान पर लाइन लगाते थे, उसके बाद राशन की दुकान के सामने लाइन लगने लगी, पेट्रोल लेने के लिए लाइन लगती थी, किरासन तेल लेने के लिए लाइन लगती थी। ऐसा कोई काम नहीं था
जिसके लिए लाइन नहीं लगती थी, लेकिन अब एटीएम के सामने और बैंकों के सामने लाइन लग रही है। सवाल यह उठता है कि सरकार ने कहा है कि जिन बैंकों में जितनी रकम दी जाती थी उससे 30% ज्यादा दी जा रही है, लेकिन जनाब पिछले 20 दिन में अगर किसी एक बैंक ब्रांच में एक दिन में 18 लाख रुपए नकदी की जरूरत होती थी तो उस ब्रांच में महज 4 या 5 लाख रुपए पहुंचा कर रहे थे कैश। अगर उसमें 30% का इजाफा कर भी दीजिए तब भी मुश्किल से 8-10 लाख पहुंचेंगे, फिर भी 8-10 लाख का कम होगा मामला। ये पैसे कहां से आएंगे? दिक्कत तो होगी ही, और इस दिक्कत के लिए हम सब तैयार भी हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अंततः आता है काला और सफेद धन को लेकर, जिसके लिए देश के साथ सब खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कल से लेकर 7 तारीख तक आपके घर में काम करने वाला हर व्यक्ति आपसे पैसे मांगेगा, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली आपकी नौकरानी हो, आपका ड्राइवर हो, या फिर आपके प्रेस करने वाले, इस्त्री करने वाला व्यक्ति हो, गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति हो, मोटरसाइकिल का साफ करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी। इन तमाम लोगों को आप कैश कहां से देंगे? और एक और बड़ी समस्या है, इनमें से अगर किसी से भी आप कहिए कि भाई बैंक में पैसा ले लो, तो ये छूट कर यही कहते हैं कि अगर आप बैंक में पैसा देंगे भी तो हमें कम से कम 2 दिन की छुट्टी दीजिए ताकि हम पैसा निकाल सकें अपने खर्चे के लिए। ये एक समस्या है। क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? और अगर नहीं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 7 दिन में यह समस्या आपके लिए जटिल होगी। नया महीना शुरू हो रहा है, नए खर्चे सामने खड़े हैं। मकान का किराया देना है, महीने का राशन लाना है, बिजली पानी का बिल जमा कराना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, दूध वाले, अखबार वाले पैसे लेने आएंगे, काम वाली भी अपनी तनख्वाह मांगेगी। ये वो खर्चे हैं जिनकी लिस्ट सैलरी आने से पहले ही बन जाती है और इनके लिए ज़्यादातर कैश की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नोटबंदी के 3 हफ्ते बाद कैश की किल्लत अब भी जारी है। क्या लगता है, नया महीना शुरू होने जा रहा है, बजट को किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगी? 24,000 ही आप निकाल पाएंगी? इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सभी को देना होता है, जितने लेबर्स होते घर में उन लोग भी देना है, घर का सामान भी ज़रूरत होता है, जैसे राशन हो गया, और इतने महीने की स्टार्टिंग में बिल पे करने हैं, प्लस बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, और जो मेड्स होते हैं उनको देना, तो मुश्किल तो होगा। नोटबंदी के फैसले के बाद पहली सैलरी आने वाली है। जैसे ही पैसे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, आमतौर पर लोगों को बड़ी रकम बैंक या एटीएम से निकालनी पड़ती है। किराए के घर में रह रहे ज़्यादातर लोगों को महीने की शुरुआत में बड़ा अमाउंट इसी में देना पड़ता है। महिलाओं को चिंता इस बात की है कि वो घर में काम कर रहे लोगों की सैलरी कैसे देंगी। नोटबंदी हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। अभी तक उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमने नहीं फेस की, लेकिन अब ये जो नया मंथ शुरू हो रहा है और हर घर का एक फिक्स्ड खर्चा होता है जो हर मंथ के स्टार्टिंग में देना ही होता है, इसके लिए अब सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पहले हम लोग उधर देंगे, बाद में जैसे होगा वैसे करेंगे। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार जिनका पेमेंट अब तक कैश में होता था, उनके सामने भी बड़ी दिक्कत आने जा रही है। संकट इस बात का है कि सैलरी मिलेगी तो मिलेगी कैसे, क्योंकि हर एक के पास कैश निकालने की लिमिट है और कैश आसानी से नहीं मिल पा रहा। अब जब अकाउंट ही नहीं तो चेक मिलेगा तो कैसे बनाएंगे उसे? एक घंटा लाने में लगना पड़ता है, और लाने में कौन लगेगा? कोई बात नहीं, अब 1 महीने 2 महीने नया काम में तो शुरुआत में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, देखेंगे। मैम ने बोला है अकाउंट खुलवाएंगे। दिक्कत तो ऐसा जैसा होएगा ऐसा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जैसा चलेगा ऐसा चलेंगे, और क्या करेंगे। चाहे छोटे कर्मचारी हों या फिर रोजमर्रा के होने वाले पेमेंट, एक घर में सैकड़ों खर्चे होते हैं। रोजाना की दूध सब्जी की खरीदारी हो या फिर किचन की दूसरी ज़रूरतें, इन सब के लिए कैश पहले से अलग रखना होता है। लेकिन इस बार एक तारीख बेहद जुदा होने जा रही है, क्योंकि सैलरी तो मिलेगी, लेकिन सैलरी आप निकालेंगे कैसे और कैसे दूसरों को बांटेंगे, ये किसी के समझ नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। नौकरी पेशा घरों के लिए समस्या बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, देश के नाम पर इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है जनधन खाते में? सरकार इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने जनधन खातों में इतने पैसे जमा कर दिए कि सरकार को अब उसके लिए भी एक नई गाइडलाइन सामने रखनी पड़ी? क्या गरीबों के पास इतना पैसा है कि वो अपने अकाउंट में जहां पहले 0 बैलेंस था, वहां अचानक
लाखों रुपए जमा कर बैठे। सरकार ने इसे देखते हुए 10,000 रुपए एक महीने में निकालने की लिमिट कर दी है। लेकिन क्या यही अपने आप में इस समस्या का समाधान है? क्या यह काला धन नहीं है? और अगर यह काला धन है तो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। अब जनधन खातों पर सरकार की नजर। रिजर्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन। जनधन के खाते से नहीं निकलेगा काला धन। तू डाल डाल तो मैं पात पात, काले धन पर लगाम कसने में जुटी मोदी सरकार इसी कहावत को फॉर्मूला बनाकर काले धन के कुबेरों पर लगाम कसने में जुटी है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार को कई बार नई नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। कभी लोगों की दिक्कतों की वजह से तो कभी ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटे लोगों पर सख्ती के लिए। सरकार ने नियमों में फेरबदल किया। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में 14 लाख करोड़ के पुराने नोट में से 8.5 लाख करोड़ बैंक में जमा हो चुके हैं, जिसमें से जनधन अकाउंट में भी मोटी रकम जमा की गई है। अभी पुराने नोट जमा कराने की डेडलाइन के पूरे 30 दिन बाकी हैं। सरकार को शक है कि ब्लैक को व्हाइट करने का काम भी किया जा रहा है। एक बार फिर सरकार को नई गाइडलाइन जारी करने को मजबूर होना पड़ा है। पहली गाइडलाइन, जनधन से निकासी की लिमिट तय। दरअसल जनधन खातों में जमा और निकासी में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। इससे इन खातों की मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारियों को दाल में काला नजर आया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक जनधन अकाउंट की निकासी की लिमिट तय कर दी गई है। अब जनधन खाते से महीने में सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। केवाईसी लिंक्ड अकाउंट होल्डर ही महीने में 10,000 रुपए निकाल पाएंगे। जिन ग्राहकों ने केवाईसी नहीं भरा है उन्हें महीने में सिर्फ 5,000 तक निकालने की छूट होगी। केवाईसी लिंक्ड कस्टमर जरूरत होने पर खाते से ज्यादा रकम भी निकाल सकेंगे, लेकिन मैनेजर उसकी जरूरतों की पूरी जांच करेंगे। अभी तक जनधन अकाउंट से 50,000 रुपए तक निकालने की छूट थी। सरकार का मानना है कि जनधन अकाउंट का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया जा रहा है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में ये अकाउंट पहुंचकर 64,250 करोड़ हो गया। सरकार का यह भी मानना है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था, इसी वजह से इसमें लिमिट तय कर दी गई। दूसरी गाइडलाइन, छोटे नोट जमा करें, ज्यादा निकालें। रिजर्व बैंक ने 2,000 और 500 के नए नोट के साथ 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट में जमा कराई जाने वाली रकम के एवज में निकासी पर लगी सीमा हटाने की घोषणा की है। आरबीआई ने नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। तीसरी गाइडलाइन, नहीं बढ़े निकासी की लिमिट। सामान्य बैंक अकाउंट से एक सप्ताह में निकासी की लिमिट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अगले आदेश तक चेक से एक हफ्ते में 24,000 ही निकाले जा सकेंगे। एटीएम से एक दिन में अधिकतम 2,500 निकाल सकेंगे, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से एक दिन में 2,000 निकालने की सुविधा है। एटीएम से एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 4,500 रुपए निकाले जाएंगे। पुराने 500 के नोट चुनिंदा जगहों पर 15 दिसंबर तक चलेंगे, जबकि पुराने 1,000 और 500 के नोटों को 30 दिसंबर तक बैंक अकाउंट में जमा किया जा सकता है। उसके बाद मार्च तक इसे आरबीआई से बदलवाने की सुविधा होगी। टीम न्यूज नेशन। एक और फरमान सुप्रीम कोर्ट का जो आज कई बार कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश पारित किया कि जब आप सिनेमा हॉल पहुंचे और कोई भी सिनेमा शुरू हो, फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा और ऐसे में हर व्यक्ति खड़ा होता दिखेगा, क्योंकि राष्ट्रगान के लिए आवश्यक है कि आप खड़े रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र है अपने देश पर और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फिल्म के पहले राष्ट्रगान आयोजित करना अपने आप में सही है? कई बार ऐसा होता है कि फिल्म देखने लोग देर से पहुंचते हैं, लोग उस समय घुस रहे होते हैं सिनेमा थिएटर में, तो क्या उस समय रुककर खड़े हो जाएंगे? बहुत सारे लोग खाना कुछ खा रहे होते हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे होते हैं, क्या इससे वाकई में देश में राष्ट्रभक्ति का जज्बा खड़ा हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर तमाम अहम कार्य से पहले राष्ट्रगान देश में क्यों नहीं होता? संसद में कार्रवाई शुरू करने से पहले राष्ट्रगान क्यों नहीं होता? विधानसभा में राष्ट्रगान क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं और उसके साथ साथ ये बात भी खड़ी होती है कि आखिरकार इस तरह का आदेश क्या व्यवहारिक है? अब देश के हर सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले चलाना होगा राष्ट्रगान।
राष्ट्रगान के दौरान फिल्म स्क्रीन पर तिरंगा लहराएगा और लोग परंपरा के मुताबिक खड़े होकर इसमें शरीक होंगे। यह आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया और केंद्र सरकार से इसे जल्द से जल्द अमल में लाने को कहा। श्याम नारायण चौकसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोगों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि ये मेरा मुल्क है। ये हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो भारतीय झंडे और राष्ट्रगान का सम्मान करे। आज उन्होंने इंटरिम डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सारे सिनेमा हॉल्स में बिफोर द फीचर फिल्म इज प्लेड नेशनल एंथम बजाया जाएगा राष्ट्र झंडे के साथ, और सबको खड़ा होना है उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भरोसा दिलाया है कि 10 दिन में सभी सिनेमा हॉल में ये निर्देश लागू करवा दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले का फिल्म जगत के सभी लोगों ने स्वागत भी किया है। मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। हमारे बचपन में भी राष्ट्रीय गान दिखाया जाता था फिल्म के खात्मे पर, लेकिन तब निरादर होता था क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद सारे दर्शक जो हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, तो इसे बीच में कई साल तक बंद कर दिया गया था। ये दोबारा शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है आज सुप्रीम कोर्ट का। मैं बहुत सल्यूट करता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आज, कि एक अच्छा निर्णय लिया कि न केवल मुंबई में, महाराष्ट्र में, कि पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां सिनेमा है, थिएटर्स है, वहां पे राष्ट्रगान दिखाया जाएगा, और ये बहुत अच्छा निर्णय है। कोर्ट ने व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्रगान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही राष्ट्रगान को दूसरी धुन के साथ बजाने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। कोर्ट ने राष्ट्रगान को नाटकीय तरीके से फिल्माने पर भी रोक लगाई है। अदालत में लगभग सभी पक्ष इस मामले की सुनवाई टालने के लिए राजी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग ये समझे कि उनका अपना देश है, और ऐसी सूरत में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में कोई हर्ज नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू के नगरोटा में सरहद पार से आए आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान के सीने पर कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें हर हिंदुस्तानी के लिए भुला पाना नामुमकिन है। आतंकियों के इस हमले में अपनी धरती की रक्षा करते हुए भारत के 7 सपूत शहीद हो गए। सेना समेत पूरा देश इस हमले से गुस्से में है और देश के जर्रे जर्रे से बस एक आवाज आ रही है, इस बलिदान को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। एक पिता छुट्टी पर घर आने वाला था। एक पत्नी शादी की सालगिरह मनाने वाली थी। एक माँ को अपने जिगर के टुकड़े का इंतजार था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। इंतजार पहले भी था, इंतजार आज भी है, लेकिन क्या पता था जिसके घर लौटने की खुशी मनाई जा रही थी वो कफन में लिपटकर वापस आएगा। थोड़ी देर ठहरेगा और फिर निकल जाएगा, कभी ना लौटने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, देश के 7 परिवारों में मातम पसरा है। देश ने 7 जांबाज जवानों को खोया है। माँ बिलख रही है, पत्नी बेसुध है। बच्चों को इस बात का एहसास तक नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया है। जिन गली मोहल्लों में जवानों की बहादुरी के किस्से गूंजते थे, आज वहाँ मौत का सन्नाटा पसरा है। दिलासा देने वाले हाथ थक चुके हैं, लेकिन आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बेटा पहले भी घर से दूर रहता था, पर एक सुकून था। जब तक मन करता था फोन पर आवाज सुन लिया करते थे, लेकिन बेरहम आतंकियों की गोली ने वो आवाज भी हमेशा के लिए खामोश कर दी। अब बस तस्वीर बची है जो बड़ी शान से फौजी बेटे के साथ खिंचवाई थी। नहीं पता था कि मेजर कुणाल की यही तस्वीर बुजुर्ग पिता के जीने का आखिरी सहारा होगी। एक दिन में देश के 7 सपूत गए हैं। परिवार शोक में डूबे पड़े हैं तो देश गुस्से में है। हिंदुस्तान उबल रहा है, इस बलिदान का बदला मांग रहा है। बलिदान का बदला लो। जो इनके आतंकवादी ठिकाने हैं, इन ठिकानों को बर्बाद करना अत्यंत आवश्यक है। वो सर्जिकल स्ट्राइक वन ऑफ नहीं था, ये सिर्फ एक बार हमने कर दिया और भूल गए, ऐसी बात नहीं। वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी पॉलिसी है।
हद क्रॉस हो चुकी है हमारी, जो भाई सहनशीलता है वो खत्म हो रही है। कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। आतंकियों से लोहा लेने वाले 7 जाबाज शहीद, उनमें से 2 अधिकारी भी हैं और इनमें से एक हैं मेजर कुणाल गोसाई। मेजर कुणाल गोसाई आतंकवादियों से मोर्चा जम्मू कश्मीर के नगरोटा में ले रहे थे। मेजर गोसाई के पिता को लगता है कि बेटा तो खो दिया, लेकिन कम से कम वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस दुनिया से अलविदा कहा गया। जाहिर सी बात है, एक पिता के लिए गर्व का क्षण तो है, लेकिन दुखों का अंबार भी। कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, अटैक करना चाहिए जो पास वाले राष्ट्र पाकिस्तान या को खतरे के रूप में छोड़ना नहीं चाहिए। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, कोई इस पिता से पूछे। उम्र के इस पड़ाव पर जब बेटे को सबसे बड़ा सहारा बनना था, अचानक वो बेटा ही इन्हें दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। शहीद मेजर कुणाल की यादें अब उनके पिता को कचोट रही हैं। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब 1 महीने की छुट्टी काटकर कुणाल वापस जम्मू गए थे। परिवार ने रोका भी था कि भाई का चुनाव होने वाला है, वोट डालकर जाना, लेकिन मेजर कुणाल ने रिश्तों से ज्यादा फर्ज को तवज्जो दी। शायद नियति भी उनकी शहादत मांग रही थी। मैं बोला कि 2 दिन बाद इलेक्शन था ना, हमारा भाई का लड़का ठहरा, तो वोटिंग करके जाओ, नहीं बोला मेरे के छुट्टी खत्म हो गई, मैंने रुक नहीं सकता। वो भी 27 तारीख की सुबह 6 बजे फ्लाइट से गया। मेरे कुणाल को तो गर्व तो है ही कि देश के लिए उन्हें बलिदान दिया है। छोटेपन से उसको इच्छा थी कि उसको आर्मी में जाए, बड़ा अफसर बने, देश के लिए कुछ करे। बेटे की यादें अब तस्वीरों में सिमट कर रह गई हैं। बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात मेजर कुणाल गोसाई शहीद हो गए। जैसे ही शहादत की खबर उनके घर पहुंची, महाराष्ट्र का पंढरपुर शोक में डूब गया। गांव की गलियों से लेकर पूरे इलाके में उनकी बहादुरी की चर्चा थी। अब किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाल हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। कुणाल के लिए क्या बोलने का, होगा तो होगा, देश के लिए तो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लड़का था। महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले कुणाल गोसाई पुणे के BMCC कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। 4 साल पहले उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और भाई है। परिवार के साथ साथ पूरे देश को शहीद मेजर कुणाल की शहादत पर गर्व है, जिन्होंने आखिरी सांस तक आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने दी। टीम न्यूज़ नेशन। मेजर कुणाल की तरह ही बेंगलुरु के मेजर गिरीश ने भी अपनी शहादत इस आतंकी हमले में दी। जाहिर सी बात है, जब अधिकारी खुद आगे बढ़कर आतंकियों से लोहा लेते हैं तो जवानों का हौसला 2 गुना हो जाता है। मेजर गिरीश एक जिंदा दिल व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इनकी फेसबुक पर इनके परिवार की तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि वाकई में जिंदगी जीने का एक अलग जज्बा था इनमें। मेजर अक्षय गिरीश कुमार वतन की हिफाजत में भारत के इस जांबाज ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो 31 साल के थे। एक खुशमिजाज इंसान जिनके दिल में देश को लेकर एक ऐसा जज्बा था कि हर नापाक हरकत के खिलाफ मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाते और भारत मां पर आंच भी नहीं आने देते। मंगलवार को 16वीं कोर के मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ऑफिसर्स मेस परिसर में आतंकी ग्रेनेड दागते और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए घुसे। बताया जा रहा है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली यूनिट को मेजर अक्षय लीड कर रहे थे। मुठभेड़ में आतंकियों की एक गोली मेजर अक्षय को लग गई और वो शहीद हो गए। पूरा देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी की मिसाल दे रहा है।
कल वो छुट्टी पे आने वाले, वहाँ से रवाना हो रहे थे कल छुट्टी पे। यही मैं खबर सुना उनके मतलब नेबर्स, मिस्टर गिरीश कुमार नेबर से। हाँ जी, मेरा तो मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रहा, जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। आवाज़ इतना दब गई क्योंकि कल रात से सोया नहीं, जो खबर सुन के मतलब यही सोच रहा था कि क्या हो रहा, हमारे बॉर्डर पर क्या हो रहा। बेंगलुरु के रहने वाले मेजर अक्षय में राष्ट्रभक्ति का जज्बा बचपन से ही था। उनके पिता एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं। पिता की तरह अक्षय भी सेना में शामिल होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सेना के लिए तैयारी की और उनका सिलेक्शन हो गया। 5 साल पहले बचपन की दोस्त से उन्होंने शादी की थी। उनकी 2.5 साल की एक बेटी नैना भी है। It's a very tough time, and I don't know how his wife and his small daughter are all handling it. His parents and sister, everybody out in Bangalore, and it's going to be so hard for them. And I pray that God gives them the strength. मेजर अक्षय के नाम मां ने एक पैगाम भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कश्मीर की 8 साल की तजामुल इस्लाम के बारे में जिक्र किया था। शानदार उपलब्धि के बाद मैंने टीवी पर तजामुल को सुना। हमें उस पर गर्व है। नैना को तजामुल जैसे सच्चे हीरो से प्रेरणा लेनी चाहिए। माता पिता, कोच, समर्थकों को लिटिल गर्ल पर गर्व करना चाहिए। ये मेजर की मां का तजामुल को सलाम भरा पैगाम था। तजामुल वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे कम उम्र की गोल्ड विनर है। मेजर ने अपनी मां से वादा किया था कि वो नैना से जरूर तजामुल की चर्चा करेंगे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बीच सफर में साथ छूट गया और मेजर अक्षय हम सबको छोड़कर चले गए। टीम न्यूज नेशन। ऐसे में जरा उन परिवारों का सोचिए जहां बस एक लड़का है, और वो लड़का अगर अपनी शहादत दे दे तो परिवार का क्या होता है। नांदेड़ के लांस नायक सामाजी यशवंत कुछ ऐसे ही हैं। सामाजी अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, 3 साल की उनकी एक बच्ची है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और आतंकवादियों के खून से होली खेली। शहादत उनकी हुई जरूर है, लेकिन उनका परिवार गर्व से कहता है कि वो हिंदुस्तानी है। लांस नायक संभाजी यशवंत कदम, एक यही नाम तो था जो बूढ़े माता पिता की जिंदगी भर की पूंजी थी, लेकिन आतंकियों ने नांदेड़ के इस परिवार से वो भी छीन लिया। बेटे के शहीद होने की खबर जैसे ही इनके घर पहुंची, माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां बेसुध होकर अपना सिर पीटने लगी। पिता जहां थे वहीं गिर पड़े। पत्नी की तो मानो जैसे दुनिया ही लुट गई। लांस नायक यशवंत कदम की शहादत से पूरे गांव में चीख पुकार मची गई। बताते हैं कि संभाजी के घर में इतनी भीड़ तब जुटती थी जब वो छुट्टी लेकर घर जाते थे। नाते रिश्तेदार सभी मिलने आते थे। आज भी उनके घर भीड़ उमड़ी है। घर के बाहर लोग जमा हुए, लेकिन जो इस घर का चिराग हुआ करता था, जिसकी वजह से इस घर में रौनक थी, वो लांस नायक संभाजी इस घर को, इस परिवार को और इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। संभाजी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनकी कमाई पर ही बुजुर्ग माता पिता की जिंदगी और 3 साल की बेटी का भविष्य टिका था, जो अचानक एक झटके में तबाह हो गया। पत्नी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जब से पति की शहादत की खबर सुनी है, हलक से एक बूंद पानी तक नीचे नहीं गया। शहीद संभाजी कदम मराठा लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। घर वालों के मुताबिक संभाजी बॉर्डर पर जारी तनाव की बातें अक्सर अपने परिवार के साथ किया करते थे। नरगोटा में आतंकी मुठभेड़ से पहले भी उनकी परिवार के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी ये बात आखिरी साबित होगी। लांस नायक संभाजी भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो इस देश के लिए किया, उसने उनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में अमर कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। जब जवान सरहद पर तैनात होता है और घर पर बात होती है, तो आमतौर पर लड़के अपनी मां से यही कहते हैं, बस वापस आ रहा हूं, जल्द ही मिलूंगा, कुछ वक्त गुजारूंगा।
शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार राजस्थान के रहने वाले। उन्होंने भी अपनी शहादत से ठीक एक दिन पहले अपनी मां से कहा था, तुरंत आ रहा हूं छुट्टी लेकर। उनकी मां को यह कहाँ पता था कि उनकी छुट्टी शायद हमेशा के लिए होने वाली है। वो अंतिम विदाई लेने के लिए अब अपने घर आएंगे। शहादत उन्होंने ऐसी दी कि घर का हाल बेहाल है। उसने हमले से एक दिन पहले ही रात को अपनी मां से बात की थी। कहा था अभी हालत खराब है लेकिन छुट्टी मिलते ही घर को लौट आऊंगा। ये एक मां और बेटे के बीच की दास्तां है जो अब अधूरी रह गई। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले शहीद राघवेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन उस मां की ख्वाहिश अधूरी रह गई जो अपने लाल का इंतजार कर रही थी। राघवेंद्र सिंह नगरोटा में आतंकी हमले में शहीद हो गए। राघवेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उनके गांव गढ़ी जफर पहुंचने की तैयारी हो रही है, लेकिन उनकी शहादत की खबर भर से घर में शोक की लहर है। राघवेंद्र सिंह अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और उनकी उम्र महज 28 साल की थी। 5 माह पहले ही उनके घर बेटे का जन्म हुआ था और उसे भी वो सेना में भेजना चाहते थे। राघवेंद्र सिंह पर देश भावना का जुनून इस कदर सवार था कि वो कई बार सेना में शामिल होने के लिए भर्ती में शामिल हुए और आखिर उनका सिलेक्शन भी हो गया। लगभग उसने 30 भर्ती में जाकर के धौलपुर से 31 भर्ती जो देखी है, इसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ है एक ही भर्ती में। और अच्छा लड़का था, वैसे भी मान सम्मान से भी हर तरह से देशभक्ति के प्रति उसकी भावना थी। उनकी शहादत की खबर के बाद से गांव में शोक का माहौल है। हालांकि गांव के लोगों को इस बात का फख्र भी है कि राघवेंद्र ने देश की खातिर शहीद होकर इस गांव का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान के आतंकवादियों से, जवानों से लोहा ले रहे हैं भारत के हमारे क्षेत्र का आदमी। और धौलपुर जिले में मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे ही वीर सपूत जन्मे जो दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहे। राघवेंद्र की यह कुर्बानी उन आतंकियों को जवाब है जो हिंदुस्तान को लहूलुहान करना चाहते हैं। जब तक देश में राघवेंद्र जैसे सपूत हैं, तब तक हिंदुस्तान की धरती पर नापाक कदम रखना आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। कभी कभी भगवान बड़ी परीक्षा की घड़ी परिवार के सामने ला खड़ा करता है। गुरदासपुर के माननगर गांव में सुखराज सिंह, जो अपनी शहादत देकर आज देश के नाम अपने आप को कर गए, उनके घर में ऐसा मातम पसरा है कि क्या कहें। आखिरकार स्थिति भी बहुत विकट है। बूढ़ी माँ है, पत्नी है, सब रो रो कर हलकान है। इसलिए नहीं कि शहादत हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि अब भविष्य का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। आखिरकार ये बूढ़ी आंखें बस एक भरोसे पर तो जिंदा थी कि बेटा है, सब संभाल लेगा। ये एक शहीद की मां के आंसू है। ये एक बूढ़ी मां की आंखों से छलक रहा गम का सैलाब है। ये एक पत्नी की दर्द भरी कराह है जो अपने पति की शहादत का हिसाब मांग रही है। ये 2 मासूम बच्चों का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। नरगोटा के आर्मी कैंप में हुए हमले ने इस घर के चिराग को भी बुझा दिया है। इस आतंकी हमले में देश ने अपने 7 रणबांकुरों को खो दिया, जिसमें एक नाम पंजाब के गुरदासपुर के गांव माननगर के रहने वाले हवलदार सुखराज सिंह का भी है। कमी वो सारी उम्र ही रहनी है जिस जगह पर जीना है, जो ना देश ने किया वो दिया किया तो सम्मान महसूस होगा। 8 साल होने ही 14 दिसंबर मैरिज में। सुखराज अपने पीछे एक 4 साल का बेटा और 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। इन बच्चों को अब तक ये नहीं पता कि उनके सिर से उनके पिता का साया छिन चुका है। सुखराज के घर जाने के लिए छुट्टी तक मंजूर हो गई थी और वो मंगलवार की शाम को घर आने वाले थे, लेकिन आतंकी अटैक होने के चलते वो तो नहीं आए, लेकिन उनकी मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। देश की खातिर सुखराज शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए वो सुलगता सवाल कि कब तक यूं ही देश के जवान आतंकियों के गोलियों का निशाना बनते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। पिता के लिए ये सोच या ये ख्याल अपने आप में झकझोर देने वाला है कि वो अपनी 11 साल की बच्ची और 7 साल के बच्चे को छोड़कर दुनिया से अलविदा कह सकता है। त्रिपुरा के रहने वाले नायक
चित्रांगन शायद इस बात को कभी सोच भी ना पाए होंगे। आतंकियों की गोली से उन्हें शहादत जरूर मिली है, लेकिन अपने परिवार से शायद वो कट पाते, ऐसा कभी ना होता। उनका परिवार रो रो का हलकान जरूर है, लेकिन उन्हें गर्व है कि चित्रांगन ने देश के लिए जान दी। आंखों के आंसू हैं कि थमते नहीं, हर दिल में दर्द का समंदर बह रहा है। सूनी आंखों को पता है कि अब उनका बेटा नहीं लौटेगा, लेकिन ना जाने क्यों इस सख्त सच पर यकीन करना दिल कबूल नहीं करता। नायक देवर्मा की बूढ़ी मां के लिए ये जिंदगी खत्म होने जैसा है। चित्रंगन अपनी बूढ़ी मां का एकमात्र सहारा थे। दिल में देशभक्ति और परिवार की जिम्मेदारी निभाने का जज्बा लिए देवर्मा जम्मू में तैनात थे, लेकिन नगरोटा के आतंकी हमले ने इस बूढ़ी मां का इकलौता सहारा छीन लिया। नायक चित्रंगन देवर्मा की पत्नी को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस वीर पति पर उनको नाज था, जिसके जिक्र भर से परिवार का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता था, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। नमिता देवर्मा को पता है कि अब इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन दुख का भार इतना है कि लाख कोशिश करने के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाती। चित्रंगन देवर्मा के दो छोटे बच्चे भी हैं। बेटी 11 साल की है और बेटा 7 साल का। इन मासूमों को हमेशा अपने पापा का इंतजार रहता था कि पापा छुट्टी पर आएंगे तो साथ खिलौने भी लाएंगे, लेकिन अब नायक देवर्मा नहीं आएंगे और न लौटेगी इन मासूमों की पापा से मिलने की खुशी। टीम न्यूज नेशन। आतंक की ऐसी घटनाओं के बाद जब हम शहादत की बात करते हैं तो दिल फूट फूट कर रोता जरूर है, लेकिन सवाल यह भी पूछता है कि आखिरकार इस हिंसा का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान को कुछ मिल रहा है या हिंदुस्तान कुछ पा रहा है? बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।